यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप अपन ने पूरा कर लिया था, जो क्या था, पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, कैसे होता है, कौन कौन सा प्रेशर इसके लिए इन्वॉल्व है, ये सब कुछ अपन ने देख लिया था। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या क्या लेयर से बना हुआ है, ये सारा बात हो चुका था। अब दूसरे स्टेप पे आ जाओ, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, या फिर आप बस इतना भी बोल सकते हो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी आप इसको बोल सकते हो, और इसका मतलब आपको बस याद रखना है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, अब पहला जो डायग्राम था, पहला पिक्चर था जो मैकेनिज्म में हमने देखा था, उसमें आप एरो पहले देखो। यहाँ ये वाले पिक्चर में रीअब्जॉर्प्शन को किस एरो से डिनोट किया गया, ये तो प्रेशर के लिए है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का एरो देखो और बताओ मुझे कहाँ पे है। सेकेंड स्टेप ये है ना। और यहाँ पे जो आया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या आया है ये, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो जिसको हम बाद में यूरिन कहेंगे, ये एज इट इज पास नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। बहुत सारे क्या हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस हैं। अगर उसको हम एज इट इज पास आउट कर दिया तो हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा लॉस में जाएगा। लॉस का मतलब न्यूट्रिएंट चले गए तो हम जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होगी, या इवन हम उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सिर्फ इनटेक एंड एक्सक्रीशन ही करते रहेंगे, और जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इन यूजफुल मटेरियल्स को अगेन, इसमें जो आपका फिल्टर आउट होने के बाद यहाँ पे क्या पास हुआ होगा, यहाँ पे क्या है, ये ब्लड होगा, जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में फिल्टर हो गया है। इस फिल्ट्रेट में ग्लोमेरुलर नाइट्रोजनस वेस्ट भी होगा और उसके साथ साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होंगे। अब जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो अगेन ब्लड का पार्ट बन जाए, वो अगेन ब्लड में चले जाए, दैट इज द रीअब्जॉर्प्शन। और वो कैसा होता है, सेलेक्टिव होता है। कैसा होता है, सेलेक्टिव होता है। दूसरा वर्ड है देखो ट्यूबुलर, इससे आपका ना कंफ्यूजन खत्म होगा। ट्यूबुलर का मतलब होता है कि रीनल टिब्यूल से वो यूजफुल सब्सटेंसेस ब्लड में जाता है। रीनल टिब्यूल से वो, या ऐसे समझ लो ये जो रीअब्जॉर्प्शन है वो रीनल टिब्यूल से होता है। जो ट्यूबुलर वर्ड है वो रीनल टिब्यूल के लिए लिखा जाता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब वहां से फिर से अब्जॉर्ब करना, कहां से, ट्यूब्यूल से ब्लड में ऐड करना, दैट इज द रीअब्जॉर्प्शन। अब ये सेलेक्टिव है, मतलब सब कुछ जो फिल्ट्रेट में आया वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता, रीअब्जॉर्ब होता है कुछ सेलेक्टेड कंपोनेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसे हम यूजफुल सब्सटेंसेस कह सकते हैं। न्यूट्रिएंट जो आया है, जो बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो फिर से ब्लड में चला जाएगा। जितना वाटर की जरूरत है वो फिर से चला जाएगा। कुछ आयंस की जरूरत जो इधर फिल्ट्रेट में आ गया है और ब्लड को चाहिए, वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन भी हमारा इस रीनल टिब्यूल में, रीनल टिब्यूल के अगले जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें एक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखो इधर कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट यहाँ बनता है जो आपने देख लिया था 180 लीटर पर डे, या जिसे आपने क्या बोला था 125 ml पर मिनट। किडनी यही फिल्ट्रेट रेट है इसका, GFR यही है ना, जिसके बेसिस पर हमने ये देखा था कि 180 लीटर पर डे बनेगा। इसमें से अगर हम कंपेयर करें तो यूरिन हमारा जो पास होता है, बनता फिल्ट्रेट कितना है 180 लीटर, लेकिन इसमें से यूरिन के तौर पर सिर्फ हमारी बॉडी से बाहर जाता है कितना, 1.5 लीटर के आसपास। एक नॉर्मल एडल्ट में लगभग 1.5 लीटर यूरिन एक दिन में पास आउट कर दिया जाता है, जबकि फिल्ट्रेट कितना बना 180 लीटर। तो 180 लीटर में से कितना पास किया जाता है, सिर्फ 1.5 लीटर एज अ यूरिन पास किया जाता है। मतलब
कि जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो सारा का सारा बाहर नहीं जाता। यही बात हुई, वो फिर से कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है बॉडी फ्लूइड में या हम कहें ब्लड में। एंड ये बात सजेस्ट करता है कि 99% जो फिल्ट्रेट है इसका ये 1% बनाएगा। 99% पार्ट ऑफ द फिल्ट्रेट गेट्स रीअब्सॉर्ब, वो फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है बाय द रीनल ट्यूब्यूल एंड दिस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। एंड ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हमारे अलग अलग पार्ट के अलग अलग थे। जैसे अब बोलना आप, पीसीटी की वॉल किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू से बनी है? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी है। फिर आगे चलें तो अपर पार्ट ऑफ द हेनलेज लूप किससे बना हुआ है? क्यूबॉइडल या थिक सेगमेंट जिसे हम कहें तो किससे बना है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। जो थिन सेगमेंट है वो बना है किससे? स्क्वेमस एपिथेलियम से। अगेन असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो अपर या थिक सेगमेंट बना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, लोअर जो थिन सेगमेंट है वो बना है किससे? स्क्वेमस एपिथेलियम से। अगेन वही आगे हम चले तो डीसीटी की बात करें तो डीसीटी भी किससे बना हुआ है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तो ये जो अलग अलग हिस्से हैं रीनल ट्यूब्यूल के, तो अलग अलग टिश्यूज से बने हुए या क्या अलग अलग सेल से बने हुए हैं और इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस रीअब्सॉर्प्शन। अलग अलग हिस्सों में ये रीअब्सॉर्प्शन का पर्पस जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। एंड इट इज occurs by active as well as passive mechanism। इसको मींस न्यूट्रिएंट को या जो हमारा फिल्ट्रेट से कंपोनेंट रीअब्सॉर्ब होना है वो एक्टिवली भी रीअब्सॉर्ब होता है, मतलब एटीपी का एक्सपेंडिचर करके भी रीअब्सॉर्ब होता है और विदाउट एटीपी के एक्सपेंडिचर से भी रीअब्सॉर्ब होता है। मतलब क्या हुआ? ये जो एक्टिव है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रीअब्सॉर्प्शन होता है और जो पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रीअब्सॉर्प्शन होता है, मतलब हायर टू लोअर और वो लोअर टू हायर देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आयन, ये जो कि फिल्ट्रेट में चले आते हैं ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। कैसे? एक्टिवली। कैसे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं? एक्टिवली। ध्यान रखना कौन कौन सा, आपका एक क्वेश्चन तो यही बन गया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम आयन गेट्स रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। इनका मतलब ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का और सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन अगर पूछता है कैसा होता है तो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं तो उनका जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो पैसिवली हो जाता है। एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली इन द इंटरस्टिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। मतलब बोले तो हेनलेज लूप, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन क्या हो जाता है? पैसिवली होता है। तो दो तीन बातें आपको समझ आ गई होनी, याद होनी चाहिए। नाइट्रोजनस वेस्ट का रीअब्सॉर्प्शन, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन पैसिवली होता है, ये याद रखना है, यहां से सवाल बनेगा। और ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, इन सब का रीअब्सॉर्प्शन कैसा होता है? एक्टिवली होता है। तो एक तो ये बात आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। अब कौन से पार्ट में क्या रीअब्सॉर्ब होता है वो यहाँ देखो, इस पिक्चर को देखो और आपकी पूरी बात हो जाएगी खत्म। देखो इधर रीअब्सॉर्प्शन समझना है, पहले इस वाले पार्ट को हम बात देख कर लेते हैं। यहां से इधर अफरेंट आर्ट्रियोल है, ये कौन सा हुआ? इफरेंट आर्ट्रियोल हुआ। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होगा, ये आपको इमेजिन करके रखना है। यहाँ पे देखोगे तो इस रीनल ट्यूब्यूल से ना दो तरह की एरो बनी हुई है, एक एरो दूर जा रही है अवे फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल और एक एरो टुवर्ड द रीनल ट्यूब्यूल दिखाया गया है। अभी जो रीअब्सॉर्प्शन का बात है, रीअब्सॉर्प्शन आपको ये एरो डिनोट करती है। जो रीनल ट्यूब्यूल से दूर जाने वाली एरो है, इट रिप्रेजेंट्स रीअब्सॉर्प्शन। क्या रिप्रेजेंट करती है ये? रीअब्सॉर्प्शन। और आगे अभी हम यहीं पे बता देते हैं, जो एरो टुवर्ड द रीनल ट्यूब्यूल जा रही है, इट रिप्रेजेंट्स ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। तो अभी जो आपको देखना है
जैसे ये रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट हो गया, पीसीटी हो गया, ये है लेज लूप ये डीसीटी हो गया। तो इन सब में आपको ये दूर जाने वाली एरो देखनी है, बस कौन सी एरो देखनी है, दूर जाने वाली, पास आने वाली एरो नहीं देखनी है, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि कौन से हिस्से में क्या रीअब्सॉर्ब होता है। जैसे आप पहले इधर देखो, ये कौन सा हिस्सा हुआ, पीसीटी। पीसीटी में देखो बाइकार्बोनेट आयन, NaCl, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, वाटर, न्यूट्रिएंट, पोटेशियम आयन, इन सब का रीअब्सॉर्प्शन होता है। एंड मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अकर्स इन दिस पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। एक बात ये याद रखनी है। और दूसरा हिस्सा आ जाओ, डीसीटी में देख लो, फिर लूप ऑफ एले में आते हैं। इधर वही इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और कुछ बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन होता है डीसीटी वाले हिस्से में। लूप ऑफ एले में थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे सबसे कम होता है लूप ऑफ एले में, लेकिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, ये कौन सा लिम्ब हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये कौन सा लिम्ब हुआ, असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब में रीअब्सॉर्प्शन होता है सिर्फ किसका, वाटर का, और किसी कंपोनेंट का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। इधर देखोगे असेंडिंग लिम्ब में इधर रीअब्सॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का। किसका, सोडियम, या इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो लूप ऑफ एले में बस ये अलग अलग सेगमेंट आपको याद रखना है। जब आपसे पूछा जाए कि भाई डिसेंडिंग लिम्ब में क्या रीअब्सॉर्ब होता है, तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि सिर्फ हमें क्या बोलना है, वाटर। और यहीं अगर डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट। ये अगर याद रहा तो आपका अगला जो टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ देखो तो ये कौन सा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में भी देखोगे तो यहां से देखो ये एरो दूर जा रही है और ये एरो दूर जा रही है। ये इसका क्वेश्चन भी था, तो यहां से आप सवाल समझ सकते हो, ठीक है। तो ये यहां से देखो रीअब्सॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से भी होता है, किसका, यूरिया का। वहां पे भी एक पीछे हमने एक स्टेटमेंट बोला कि नाइट्रोजनस वेस्ट का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है पैसिवली। क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है पैसिवली। तो ये जो रीअब्सॉर्प्शन नाइट्रोजनस वेस्ट का होता है, यूरिया का, वो इस कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट से होता है, ठीक है। उस हाँ जी, हाँ, ये पैसिवली ही, यही तो बता रहे हैं। पहले हमने बोला कि पैसिवली जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो वाटर का बोला और नाइट्रोजनस वेस्ट का, यही देखा ना अभी ऊपर। तो वाटर का तो आपने देख लिया, यहाँ से रीअब्सॉर्प्शन होता है, पीसीटी से भी होता है, डीसीटी से भी होता है। और यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट कहीं नहीं था, ना तो पीसीटी में ना डीसीटी में। रीअब्सॉर्प्शन में कहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट से होता है रीअब्सॉर्प्शन। बहुत थोड़ा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट गेट्स रीअब्सॉर्ब टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी। जो किडनी का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा यूरिया का अमाउंट रीअब्सॉर्ब होता है। और आगे वो जाके, अभी आगे हम बताते हैं, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन में फिर से फिल्ट्रेट में ही जाता है, वो ब्लड में नहीं जाता और कहीं नहीं डिपॉजिट होता, वो फिल्ट्रेट में। देखो यूरिया के साथ इधर का एरो भी लगा है, तो फिल्ट्रेट में जाके फिर से पास आता है, पास आउट करा जाता है। और वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से होता है, इसलिए हम कलेक्टिंग डक्ट को भी क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट। अगर यही नहीं होता तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। बात समझ आई हो? अब आ जाओ आगे देखो। तो ये पिक्चर आपको ना दिमाग में रखना है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, यही जो आपने अभी पीछे आगे नीचे पिक्चर देखा, उन्हीं के बारे में देखेंगे कि कौन सा क्या पार्ट रीअब्सॉर्ब करता है। देखो पहले प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी में क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है वो देखो। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल लाइन बाई सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये आपको पता है। और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द रीअब्सॉर्प्शन। ये रीजन पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम क्यों है, तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द
रीअब्जॉर्प्शन। किस लिए सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन एक स्लो प्रोसेस है और बड़ी एक्यूरेट प्रोसेस करनी होगी, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है, बहुत फास्ट नहीं कराया जाता। और दूसरी बात ये जो लिखी है, लगभग सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो फिल्ट्रेट में चले गए हैं फिल्टर आउट होके, गेट्स रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। तो लगभग देखो यहाँ पे लिखा है, एंड 70 to 80% पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर ऑल्सो रीअब्जॉर्ब इन दिस सेगमेंट। न्यूट्रिएंट सारा का सारा लगभग रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर लगभग सारा इसी पार्ट से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? इधर ही हुआ। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन का अगर बात किया जाए तो यही होता है। कहाँ होता है? पीसीटी में। यहाँ पे आपको विलाई दिखाया गया है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम दिखाया गया है। एक्चुअल पिक्चर देखते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा 100 नैनोमीटर पर, और इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये, ठीक है। देखो क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन पीसीटी। और ये वाली लाइन आपके लिए वरदान है, और इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये याद हो जाना चाहिए अभी। दूसरी बात, वाटर, क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्ब होता है पैसिवली, एंड रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मैक्सिमम, ये पहले बात हो चुकी है। तो क्या एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका और किसका पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है इस हिस्से में। अब इस हिस्से में नाइट्रोजनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये मत सोच लेना कि पैसिवली हम बोल रहे हैं तो इधर हम नाइट्रोजनस वेस्ट को भी याद करें, नहीं, वो कहाँ होता है? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो पीसीटी में यही आपने देखा है। फिर से इधर आ जाओ आप इसके पिक्चर पर, तो आपको यही बातें दिख रही हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है पीसीटी में। ये सारे न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यही हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ हेनलेज लूप। हेनलेज लूप में कुछ रीअब्जॉर्प्शन की बात ही नहीं थी ज्यादा। क्या था बात रीअब्जॉर्प्शन का? एक तो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या रीअब्जॉर्ब होता है? वाटर। असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्ब होता है इलेक्ट्रोलाइट, आयंस। बस इस सेगमेंट में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन है, ये भी बात हो चुकी है, ठीक है। मिनिमम, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन इधर ही होता है। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब, वो भी किसमें? असेंडिंग लिम्ब। दिस रीजन, ये जो रीजन है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुला का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ये लूप ऑफ हेनले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मैकेनिज्म चलता है इधर जो यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप अभी याद करो, काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसकी मदद से हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अभी वो हम आगे एक अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कौन से पार्ट में क्या रीअब्जॉर्ब होता है वो ध्यान रखना। चलो इधर देखो, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है किसके लिए? वाटर के लिए, लेकिन इम्परमिएबल होता है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसलिए अब देखो, अब यहाँ पे ही बात थोड़ा सा समझो। ये फिल्ट्रेट इसमें मूव करेगा, इस डायरेक्शन में फिल्ट्रेट मूव करेगा नीचे की तरफ। फिल्ट्रेट का डायरेक्शन यही होगा मूव करने का। इससे पानी निकलता चला जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा इसमें पानी की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, वाटर बाहर आता चला जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? कंसंट्रेटेड से होता चला जाएगा। ये बात तो समझ आ रही है। और जैसे जैसे आप ऊपर से देखोगे, लूप ऑफ हेनले की बात करें नीचे की तरफ, वो उतना ही, जितना हम नीचे आएंगे उतना ही डेप्थ में जाता है। कहाँ पे? मेडुला वाले हिस्से में। कहाँ जाता है? मेडुला वाले हिस्से में उतने ही डेप्थ में जाता है। और यहाँ इसके आसपास जो टिश्यूज हैं, जो मेडुला के टिश्यूज हैं, उनके जो फ्लूइड हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे हम बोलेंगे, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। अब फिल्ट्रेट जितना ज्यादा कंसंट्रेट होता जाएगा उतना ही बाहर से वाटर रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। बाहर से वाटर, या हम कहेंगे तो यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे सिक्रीट करने की कोशिश करेगा। वो हम अभी काउंटर करंट में देखेंगे, वो एक्चुअली ब्लड से लिया जाता है। तो फिल्ट्रेट तो जैसे जैसे नीचे जाएगा, अभी इतना याद करो, फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे कंसंट्रेट होता जाएगा।
इधर डिसेंडिंग लिम्ब में। अब असेंडिंग लिम्ब में आ जाओ। असेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है NaCl के लिए और वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। अब फिल्ट्रेट जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इनके आयंस बाहर आते चले जाएंगे, मतलब सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, और सोल्यूट कंसंट्रेशन जैसे से कम होता चला जाएगा उसमें मतलब वाटर कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये अपन दो बातें याद रखनी है। इधर जाता है तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता चला जाता है, ऊपर आता है असेंडिंग लिम्ब में तो डाइल्यूट होता चला जाता है ड्यू टू लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले की जो मेम्ब्रेन है परमिएबल ही ऐसे इसलिए है जिससे इनका कंसंट्रेशन चेंज होता है। फिर से इस बात को देखो, जब पानी फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब में मूव कर रहा है, पानी बाहर आया तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता चला जाएगा। बोलो इतनी बात तो याद कर लोगे कि नहीं? अभी यहां पानी फिल्ट्रेट से बाहर आता चला आ रहा है तो यहां पहुंचेगा फिल्ट्रेट तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। अब यही कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा असेंडिंग लिम्ब में, तो इससे इलेक्ट्रोलाइट बाहर आता चला जाएगा, तो जो यहाँ पे फिल्ट्रेट पहुंचेगा वो सबसे ज्यादा डाइल्यूट होगा। ये तो बात याद हो जाएगी, बस इतनी बात याद रखनी है और कुछ नहीं। आगे फिर हम जरूरत पड़ेगी जो वो अपन बताएंगे। देखो असेंडिंग लिम्ब के लिए क्या लिखा हुआ है, इम्परमिएबल होता है किसके लिए? वाटर के लिए, एंड ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली। कैसे? एक्टिवली। और वहीं जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब था ये परमिएबल है वाटर के लिए, वो एक्टिव नहीं ट्रांसपोर्टेशन है, वो पैसिव है, ये ध्यान रखना है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इधर असेंडिंग लिम्ब में होता है आयंस का, एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से इधर इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ ध्यान से देख लो इसको, ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग लिम्ब में इम्परमिएबल है वाटर के लिए, बट जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्टिव एंड पैसिव दोनों होता है, डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में जी रहे हो तो वो पैसिवली होगा, अगर एबनॉर्मल में गए मतलब वाटर स्कार्सिटी में गए तो एक्टिवली होगा। वाटर स्कार्सिटी का मतलब क्या हो गया? पानी पिया ही नहीं 4 घंटे 5 घंटे, तो क्या होगा? जैसे अभी इस दौर में आप वाटर स्कार्सिटी कंडीशन में जाने का चांस ज्यादा है, इसलिए पानी क्या करना चाहिए? पीते रहना चाहिए। Therefore, as concentrated filtrate pass upward, it gets diluted due to the passage of electrolyte into the medullary pyramid. वो जैसे जैसे medullary pyramid में electrolyte चले जाएंगे, उधर जाते जाते हमारा जो filtrate है यहाँ पे सबसे ज्यादा dilute होगा, इधर सबसे ज्यादा concentrate होगा। इतनी बात याद कर लो। अभी आगे हम और जो आपकी बात है वो आपको बताते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा diluted होगा और किधर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। अब आ जाओ डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? यहां पे एक वर्ड लिखा है कंडीशनल। कंडीशनल वर्ड से क्या समझते हो? एक स्पेसिफिक कंडीशन। यहां जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल है, हमेशा नहीं होता। ये सोचो कि हमेशा हमारा डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो नहीं होता है। यहां रीअब्जॉर्प्शन होता है कंडीशनल, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का और वाटर का। बस कब होता है और कब होता है उसके साथ साथ एक और बात याद रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ये एक हार्मोन है, किसका हार्मोन है? एड्रिनल ग्लैंड का ये हार्मोन है जो इस रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्डोस्टेरॉन नाम याद हो जाएगा? नहीं याद होगा। इस एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन करवाता है एक दूसरा हार्मोन ADH, ये तो नाम सुना होगा, एंटी डायोरेटिक हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। और आपने एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन देखी थी, किडनी के जस्ट ऊपर होता है।
किडनी से, किडनी के उस एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट करवाता है ये हार्मोन किसका, एल्डोस्टेरोन का। तो ये एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में ही रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम आयन का, एक्टिवली ड्यू टू एडीएच इन वाटर एंड ड्यू टू एडीएच वाटर इज रीअब्सॉर्ब पैसिवली। दो हार्मोन याद रखने हैं, एडीएच की वजह से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन और एल्डोस्टेरोन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्सॉर्प्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्सॉर्प्शन जो होगा वो आपका एक्टिवली होगा और ये जो रीअब्सॉर्प्शन है वाटर का वो पैसिवली, बट कंडीशनल है, हमेशा नहीं होगा। अब देखो डीसीटी हमारा इस बात के लिए कैपेबल है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, और इस पिक्चर में आपने ये बात देख ली थी, यहां देखो ये इलेक्ट्रोलाइट, ये पानी और ये बाइकार्बोनेट आयन, इन तीनों के लिए ये रीअब्सॉर्प्शन करता है। यहां पे सबसे जो मेन डिफरेंस है देखो, इनके साथ साथ देखो तो यहाँ पीसीटी में भी बाइकार्बोनेट आयन है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब होता है, बस यहाँ न्यूट्रिएंट का रीअब्सॉर्प्शन होता है, यहाँ नहीं होता। इतना डिफरेंस है, न्यूट्रिएंट का रीअब्सॉर्प्शन इधर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब एडीएच का सिक्रीशन और एडीएच का कंट्रोल अपन बात करेंगे, पहले ध्यान से सुन लो। आपने पानी नहीं पिया ज्यादा टाइम तक, उस दौर में आपके यूरिन का फॉर्मेशन का जो रेट है, मतलब अब ये बोले तो यूरिन की जो क्वांटिटी है वो कम बनती है, ऑटोमेटिकली बॉडी एडजस्ट करता है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल यही है, एल्डोस्टेरोन और एडीएच। जब आप पानी एडिक्वेट अमाउंट में इनटेक कर रहे होते हो तो जो यूरिन की क्वांटिटी का फॉर्मेशन है वो ज्यादा होता है। होता क्यों है ये समझो। जब हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करते हैं तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होता है बॉडी में, एंड रीअब्जॉर्प्शन जो है वाटर का पीसीटी के थ्रू नहीं होता, पीसीटी के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, कम होता है, या फिर हम कहें नहीं होता तो मतलब जो फिल्ट्रेट बना है वो सारा का सारा इधर पास हो जाएगा। जब यहाँ रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा वाटर का तो वो फिल्ट्रेट पास हो जाएगा इधर, और इधर से जो जा रहा है वो क्या बनाएगा, यूरिन, क्या बनाएगा, यूरिन बनाएगा। तो आप जब ज्यादा पानी पी के रखा हुआ है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब ये दूसरा हम वर्ड बोले, एडीएच का सिक्रीशन जब कम रहता है तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ये बात तुझे याद नहीं होएगी, ऐसे जैसे तू बीच में ना बातें करने लगता है। एडीएच का सिक्रीशन कम तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम, मतलब यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा। बात क्लियर हुई। जब बॉडी को लगता है कि वाटर की कमी है, पानी की कमी है, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में है, तो एडीएच का सिक्रीशन पिट्यूटरी करवाता है, पिट्यूटरी करता है तो एडीएच का सिक्रीशन बढ़ता है, एंड इधर से जो आपका फिल्ट्रेट है उससे वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा मैक्सिमली, और जितना ज्यादा पानी यहाँ रीअब्सॉर्ब हुआ उतना फिल्ट्रेट कम बनेगा, और जितना कम फिल्ट्रेट बना उतना यूरिन कम बनेगा। और जब आप एडवर्स कंडीशन में जाते हो तो यही होता है, एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और एडीएच का सिक्रीशन बढ़ने की वजह से कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है स्ट्रेस की कंडीशन में, एंड दैट उस कंडीशन में यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है। ठीक है, इतनी बात तो याद हो गई। एडीएच ज्यादा है तो यूरिन कम बनेगा, यहां कंफ्यूजन यही आता है, यही पूछा जाता है। एडीएच का सिक्रीशन ज्यादा तो यूरिन फॉर्मेशन कम, एडीएच का सिक्रीशन कम तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा। नॉर्मल कंडीशन में होते हुए भी, नॉर्मल कंडीशन में हो और आपका जो एडीएच का सिक्रीशन है वो बहुत कम हो गया, एडीएच की डेफिशिएंसी तो समझ सकते हो, एडीएच की जितनी सिक्रीशन होनी चाहिए उतना नहीं हो रहा, तो आपका जो इधर रीअब्जॉर्प्शन है वो लगभग रुक जाएगा। और जब आप एडवर्स कंडीशन में जाओगे तब भी एडीएच का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडीएच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है, तो आपका जो पानी है वो सारा का सारा यूरिन के साथ पास आउट होता जाएगा, और जो ब्लड है वो कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा, क्योंकि ब्लड वो रीअब्सॉर्ब होकर पानी कहाँ जा रहा था,
ब्लड में ही जा रहा था पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से। अब जब ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाता है, कंसंट्रेट होने का मतलब है कि ब्लड में प्लाज्मा बोले तो वाटर कंटेंट कम, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा, एंड दैट आल्सो कॉजेज अ डायबिटीज। डायबिटीज सुना है? डायबिटीज ये भी एक एडीएच की डेफिशिएंसी। डायबिटीज दो टाइप की होती है, एक एडीएच की डेफिशिएंसी से होती है, एक होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। इंसुलिन वो पेंक्रियाज का सिक्रीशन है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन। एडीएच की डेफिशिएंसी होएगी तो बेवजह का आपको अब दोनों में फर्क है। जिसको एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, उसको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि फिल्ट्रेट ज्यादा बने जाएगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा, तो बार बार वो जाएगा आएगा जाएगा आएगा। दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ क्या? डायबिटीज। नहीं, पानी पीने और पानी बराबर पियो। अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस होगा। क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज मिलेटस होगा जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और अगेन ब्लड बिकम कंसंट्रेटेड। और जब वो इंसान यूरिनेट करेगा, दोनों में फर्क है। जिसको एडीएच की डेफिशिएंसी वाली डायबिटीज होती है तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाता है, उसको बहुत ज्यादा आप बस इसी से पहचान सकते हो, उसकी हरकतों से ही बार बार आएगा जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसको इंसुलिन की डेफिशिएंसी होएगी ना, वो जहां पे यूरिनेट करता है ना, उधर चींटियां भी आ जाती है, क्योंकि उसके यूरिन में ग्लूकोज भी आता है। एंड फॉर दैट ग्लूकोसिटी की बात हो गई। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, आप बहुत लंबे टाइम तक पानी नहीं पी रहे हो तो ये डीसीटी उस दौर में आपके ब्लड की ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है, ये बात समझ लो। उस टाइम आपका डीसीटी काम कर रहा है। अगर आप रेगुलर ठीक ठीक पानी पी रहे हो एक इंटरवल पे, तो आपका डीसीटी आराम से मस्त पार्टी कर रहा है, उसको काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट में देखो, कलेक्टिंग डक्ट क्या है? एक लॉन्ग डक्ट है, एक्सटेंड होता है कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। अगर लोकेशन देखोगे तो जो ये कलेक्टिंग डक्ट है ये कॉर्टेक्स वाले हिस्से में है, और ये वाला कहाँ पे है? मेडुला वाले हिस्से में भी है, क्योंकि लाइन जो हम खींचते हैं वो यहाँ से कहीं खींचते हैं, तो ये तो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में आ गया, ये वाले कहाँ आ गया? मेडुला वाले पार्ट में आ गया। Large amount of water could be reabsorbed from this region, produce a concentrated urine in the presence of ADH. ADH का प्रेजेंस में रीअब्जॉर्प्शन यहां से भी होता है ज्यादा। देखो वाटर के लिए हमारा डीसीटी भी क्या है? परमिएबल है। डीसीटी बोल रहे, कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर रीअब्जॉर्ब होता है कि नहीं होता? जितना ज्यादा इधर फिल्ट्रेट से पानी बाहर चला जाएगा उतना ही कम यूरिन बनेगा, तो एडीएच रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में तो करवाता ही करवाता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी करवाता है। दिस सेगमेंट अलाउज द पैसेज फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये बात चल रही है, ये यूरिया को भी थोड़ा अमाउंट अलाउ करता है, जो मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। वो अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म में बात करेंगे। और एंड दिस डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट परमिएबल फॉर द यूरिया एंड, हाँ वो आपका ऑस्मोलरिटी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात हो गई। तो यहाँ इतने सेगमेंट में आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है। कौन से सेगमेंट में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है वो ध्यान रखना है। अब यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कौन से मैकेनिज्म से? तो मैकेनिज्म पैसिव है। कैसा है? पैसिव। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? तो पैसिव। इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? तो एक्टिव। ये ध्यान रखना। तो ये आपको कौन से मैकेनिज्म पे और कौन से हिस्से में क्या सिक्रीशन की बात करें तो सिक्रीशन का पहले तो आपको डायरेक्शन देखना है इस पिक्चर में कि डायरेक्शन क्या है सिक्रीशन का। तो डायरेक्शन देखोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। तीसरा स्टेप कहां पे डिनोटेड है? ये रहा, ये एरो आपका क्या डिनोट करता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब समझो, जो इधर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद यूजफुल कंपोनेंट फिल्ट्रेट में आया था वो तो चला गया ब्लड में,
ऐसे ही सेम प्रॉब्लम यहां भी हो सकता है कि जो ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, कुछ हार्मफुल केमिकल्स ब्लड में रह गए हों, ये भी तो हो सकता है, और ये होता है। वो हार्मफुल केमिकल्स फिर से इस फिल्ट्रेट में ऐड करना, दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसको क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन। जैसे कुछ मेडिसिन हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो ब्लड में फिल्ट्रेशन से नहीं आ पाते हैं, उनको फिर यहाँ ऐड किया जाता है फिल्ट्रेट में, ब्लड से फिल्ट्रेट में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ब्लड से फिल्ट्रेट में, दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। और इसके लिए भी हमारा जो रीनल ट्यूब्यूल है, इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होता है, वो अपन को देख लेना है। अब हमें ये एरो देखनी है, कौन सी एरो? जो टूवर्ड द रीनल ट्यूब्यूल जा रहे हैं। क्या क्या जा रहे हैं? टूवर्ड द रीनल ट्यूब्यूल जा रहे हैं। तो आप जरा देखो पीसीटी में, तो अमोनिया का और किसका? H+ आयन का। बोले तो जो फिल्ट्रेशन के बाद अमोनिया कुछ जो ब्लड में रह गया था, वो अगेन कहाँ चला जाता है? फिल्ट्रेट में। अब ये कहाँ जाएगा? फिल्ट्रेट में, जो कि पास आउट कर दिया जाएगा। ऐसे ही आप आ जाओ हेनलेज लूप में। हेनलेज लूप में कोई आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो हेनलेज लूप का कोई इसमें रोल नहीं है। आप आ जाओ इधर डीसीटी में। डीसीटी में सिर्फ आयन का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है और कुछ नहीं है। एंड अगेन कलेक्टिंग डक्ट भी इस ट्यूबुलर सिक्रीशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो दैट्स इट, खत्म। यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है, लिखा हुआ है, देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल सेल, रेनल ट्यूब्यूल या ट्यूबुलर सेल सिक्रीटरी सब्सटेंसेस लाइक H+, पोटेशियम आयन, अमोनिया, जो कहाँ से? ब्लड ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इनटू फिल्ट्रेट। थर्ड स्टेप यही था। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में जो ये हार्मफुल केमिकल्स रह गए, वो फिर से कहाँ आ जाए? फिल्ट्रेट में आ जाए। इसी को बोला जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये एक्टिव प्रोसेस है विच अकर्स इन पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में कुछ ड्रग्स का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच। H+ का मूवमेंट इसीलिए होता है कि हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का या कहे तो ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहे। और आपने किडनी के फंक्शन में ये पढ़ा हुआ था, किडनी ऑल्सो मेंटेन द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड का ये जो पीएच है इसलिए मेंटेन रहता है। डीसीटी कैपेबल है रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट आयन के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी है, अमोनिया के लिए है। हाँ, यहाँ देखो कलेक्टिंग डक्ट आपका इधर H+ और सोडियम पोटेशियम आयन के लिए क्या करता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है। मतलब क्या हुआ? इस पिक्चर में आपको ये वाला एरो 2 दिख सकता है जो इसमें नहीं है। ऐसे आपको इधर H+ भी लिखा हुआ कहीं कहीं मिल सकता है जो इधर नहीं है। H+ को और पोटेशियम आयन को ये क्या करता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू डीसी कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये आप गलत नहीं कंसीडर करना है, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो लिखा नहीं है इधर, पिक्चर में नहीं है, बट आपको ये बात समझ के रखना है। Tubular secretion also an important step in urine formation and it helps ionic balance, acid base balance of the body। ये किडनी का एक फंक्शन था, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन से ये मेंटेन किया जाता है। एंड ऑर्गेनिज्म है ग्लोमेरुलर, हाँ ये तो हो गया। हाँ, ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द ओनली, अब देखना ये जो पॉइंट है इधर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Tubular secretion is the only method of urine formation in organism having glomerular kidney like marine teleost fishes and desert amphibians। जिनके पास ये ग्लोमेरुलर किडनी नहीं है, ये है अग्लोमेरुलर, ये ए इसके साथ है, अग्लोमेरुलर किडनी। जिनके किडनी में, जैसे ये आपको एग्जांपल याद रखना है, मेराइन टीलियोस मतलब मेराइन बोनीफिशेस एंड डेजर्ट एम्फीबियंस, इनमें इनके किडनी में ग्लोमेरुलस नहीं होता, मतलब इनके किडनी के नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस नहीं होता। जब ग्लोमेरुलस नहीं है तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं होगा,
होगा? अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यूरिन बनाने का सिर्फ एक तरीका है, क्या? ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो उनका ब्लड कैपिलरी में पास हो रहा होता है वो रीनल ट्यूब्यूल के ग्लोमेरुलस नहीं है, और जो किडनी नेफ्रॉन का पार्ट है उधर वो फिल्टर आउट होके फिल्ट्रेट के फॉर्म में बन के दैट इज अ पास आउट फ्रॉम द बॉडी। तो उनके पास यही एक मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन का। अरे ऐसे समझ लो भाई, तुम लोग ना इमेजिनेशन कम कर पाते हो। ये ग्लोमेरुलस हुआ, ये पीसीटी हुआ, ये लूप ऑफ हेनले हुआ, ये डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई जिनके पास ग्लोमेरुलस है ही नहीं, जिनके पास ये वाला हिस्सा है ही नहीं, ग्लोमेरुलस नहीं है और कोई और नेफ्रॉन का पार्ट है, नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो इसके जो चारों तरफ पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है, यहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होके फिल्ट्रेट बनता और यही पास हो जाता है एज अ यूरिन। अब वो है नहीं तो फिल्ट्रेट बनेगा नहीं। अब जो ब्लड इस कैपिलरी में पास हो रहा है उसका नाइट्रोजनस वेस्ट इस फिल्ट्रेट में इस ट्यूबुलर सिक्रेशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्यूबुलर सिक्रेशन का यही मतलब है कि जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में हार्मफुल केमिकल्स हैं वो कहां चले जाएं? रीनल ट्यूब्यूल में चले जाएं। तो रीनल ट्यूब्यूल में ये केमिकल्स गए, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट इस रीनल ट्यूब्यूल में आके एज अ यूरिन पास नहीं हो जाएगा। तो इन ऑर्गेनिजम्स में रीनल जो ट्यूबुलर सिक्रेशन ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करता है, और वो किसके केस में? जिसके पास ग्लोमेरुलस नहीं। बात समझ आई? अभी भी नहीं आई? आ गई, चलो बहुत अच्छी बात। और जब ये बात समझ आ गई तो अपने यूरिन के बारे में कौन नहीं जानना चाहता? सब जानना चाहते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होता है देखा तो सभी ने है, पहचानना सभी ने है, बस जानना जरूरी है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट करता है लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। कलर आपको बताने की जरूरत नहीं है, पिगमेंट होता है यूरोक्रोम जिसकी वजह से कलर आता है यूरिन का। एंड एवरेज 20 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे। 30 ग्राम यूरिया आप हर दिन एक्सक्रीट आउट कर सकते हो, कर रहे हो, कर सकते क्या हो, कर रहे हो। और यूरिया जिसका फॉर्मूला आपने देख लिया था NH2CO NH2, and that is the source of नाइट्रोजन। किसका सोर्स है? नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स। प्लांट के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है यूरिया। तो क्यों ऐसे वेस्ट? इधर इस तेरे सवाल है। वॉल्यूम ऑफ इधर देख, वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस पर डे विल इंक्रीज ऑन एन कोल्ड डे ड्यू टू एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है। जब सर्दियों का टाइम आता है